नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बिहार सिविल कोर्ट का जो अपर डिविज़नल क्लर्क ग्रेड 3 का जो इंटरव्यू मेरा हुआ था, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन सच ये है कि मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था और क्यों नहीं हुआ था इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊँगा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और आपको इंटरव्यू में क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंटरव्यू देने से पहले जब मैं जा रहा था तो मैंने 1 रुपये में कैसे अपने जूते को पॉलिश करवाया था, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपने बिहार सिविल कोर्ट अपर डिविज़नल क्लर्क ग्रेड 3 का जो मेरा इंटरव्यू हुआ था 17 सितंबर 2025 को, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ। और इस एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो एस्पिरेंट हैं, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरव्यू देना चाहते हैं, चाहे कहीं भी वो इंटरव्यू दे रहे हों, उसमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो से आपको पूरा पता चल जाएगा। वैसे तो एक वीडियो से सब कुछ बताना संभव नहीं है, पर इसमें मैं संक्षेप से सभी बातों को रखने का प्रयास करूँगा। तो तारीख था 17 सितंबर 2025 और मेरा इंटरव्यू पड़ा था पटना के बिहार सिविल कोर्ट में। और वहाँ पे जो सबसे वहाँ के कन्वेनर हैं, जो रुपेश देव सर, उनके बोर्ड में मेरा इंटरव्यू पड़ा था। और मैं इंटरव्यू के लिए सुबह सुबह ब्लू पैंट और वाइट शर्ट और टाई में बिल्कुल तैयार होकर के बिल्कुल जोश से जा रहा था। लेकिन एक गलती मेरे से हो गई थी कि मैं जूता पॉलिश करना भूल गया था। तो फिर मुझे अचानक, मैं जब गेट पर पहुँच गया तो मुझे याद है कि मैंने जूता पॉलिश नहीं किया है। कई लोगों को मैंने देखा तो देखे काफ़ी जूता एकदम चमक रहा है सबका। तो मैंने क्या किया, फिर जल्दबाजी में, क्योंकि इंटरव्यू का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने क्या किया, 1 रुपये का जो हिमगंगे पाउच खरीद करके और टिश्यू पेपर खरीदा और हिमगंगे से अपने जूते को चमका लिया। और उसके बाद में काफ़ी कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मेरा जॉब ऑलरेडी है, मैं जॉब में हूँ, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था। और ये इंटरव्यू जो है मैं एक्सपीरियंस के लिए देना चाहता था। तो जूता चमका के मैं अंदर गेट पर पहुंचा और मेरा फिर वहाँ जो आईडी वेरीफाई हुआ, वेरिफिकेशन के बाद मुझे अंदर ले जाया गया। और हम लोग सभी लोग एक ही तरह का ड्रेस पहने हुए थे, वाइट शर्ट था सबका लगभग ऑलमोस्ट, क्योंकि कोर्ट का इंटरव्यू था तो सभी लोग वाइट ज़्यादातर प्रेफर कर रहे थे। और जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ एक हॉल था जिसमें 15-20 लोग बैठे हुए थे, क्योंकि उन सभी का इंटरव्यू मेरे साथ ही पड़ा था। और हम लोग का जो एक बोर्ड था, 3 लोगों का बोर्ड था, जिसमें रुपेश देव कन्वेनर जो हैं बिहार सिविल कोर्ट के, उनके साथ उनके बोर्ड में हमारा इंटरव्यू पड़ा था। तो वहाँ पे सभी लड़के लड़कियाँ बैठी, लड़कियों की संख्या कम थी पर लड़के ज़्यादा थे। फिर धीरे धीरे हम लोग बातचीत करना शुरू किया, क्योंकि सभी बिहार से थे, तो काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई। और वहाँ मुझे एक बात पता चला कि जो इंटरव्यू देने वाले जो जितने लोग आए हैं, उसमें 90% जो बच्चे थे वो ऑलरेडी जॉब में थे। कोई कोई मतलब ये ग्रुप डी के जॉब से परेशान था, कोई कहीं पर परेशान था, कोई कहीं परेशान था। और मैं भी जॉब में था, तो मुझे काफ़ी लोगों से बातचीत हुई। कोई लड़का एक था जो एएलपी से रिज़ाइन कर आया था, मतलब एएलपी से रिज़ाइन हो चुका था उसका, वो आया हुआ था। और हो सकता है वो भी वीडियो देख रहे हो। और मेरी भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई, मैंने वहाँ पे कई दोस्त बनाए। तो इंटरव्यू में फिर क्या, इंटरव्यू की प्रक्रिया को अब मैं आपको बताता हूँ। हॉल में हम लोग वेट कर रहे थे और वेट करने के बाद सभी के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया गया। जिसके डॉक्यूमेंट में कुछ भी कमियां थी उसको ठीक कराया जाता है वहाँ पर एक फॉर्म भरवा करके, और सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके, और जो भी आपने फॉर्म में फिल किया है उसको उससे वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद आपके इंटरव्यू के लिए बोर्ड में आपके डॉक्यूमेंट को भेजा जाता है। वैसी प्रकार मेरे फॉर्म में भी काफ़ी गलतियाँ थी, तो मुझे उसको ठीक करने का मौका मिला। और मैं जब अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उसके बाद वो सभी डॉक्यूमेंट्स को बोर्ड के अंदर भेजा जाता है। फिर वहाँ से एक कॉल आता है, तो कॉल से पहले सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे हम लोग। फिर मेरा जब कॉल आया तो मुझे ले जाकर वहाँ पे, जो वह प्यून होते हैं, जो वहाँ पे जो दरबान होते हैं, वो ले जाकर गेट के बाहर बैठाए। और वहाँ पर भी एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद फिर बाहर हम लोग बैठे थे। फिर एक लड़का जब अंदर गया हुआ था, जब वो बाहर आया तो हमने पूछा कैसा इंटरव्यू गया। उसने कहा बढ़िया गया, मज़ा आ गया। तो फिर मेरी बारी आई। तो जब मैं अंदर गया तो सबसे शॉकिंग चीज़ वहाँ पर ये हुआ कि सबसे पहले जाते ही मुझे कि कहा गया कि आपका इंटरव्यू जो है इंग्लिश में होगा। तो शॉकिंग मतलब ये था कि हमने सोचा नहीं था कि पटना सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम में इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, पर कोई बात नहीं। मैंने कोशिश पूरी की, तो इंग्लिश में इंटरव्यू हुआ मेरा। सबसे पहले मुझसे सवाल पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो मैंने बताया अभिषेक कुमार मेरा नाम है। तो अब देखिए, इंटरव्यू में क्या होता है कि अगर आप जो आप जवाब देंगे, आपको इंटरव्यूअर क्या करेंगे, उसी में फंसाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने जब कहा कि मेरा नाम अभिषेक कुमार है, तो सबसे पहला सवाल उसी पैनल में 3 लोग थे, तो जो दूसरे का सवाल ये था कि अभिषेक का क्या मतलब होता है।
तो मैंने कहा कि अभिषेक का मतलब होता है पूजा अनुष्ठान में जो प्रक्रिया होती है उसको शुरुआत करना, तिलक लगाना होता है। तो फिर दूसरे ने सवाल किया कि तिलक कहाँ लगाते हैं? तो मैंने कहा कि तिलक जो है सर पे लगाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुरंत ये मतलब बिल्कुल मिनी सेकंड में पूछा जा रहा था और कंटिन्यूअसली एक पर एक सवाल पूछे जा रहे थे। जैसे बोला मैंने कि यहाँ लगाते हैं, तो उन्होंने पूछा कि यहीं क्यों लगाते हैं? तो फिर मैंने बताया कि मैंने साइंटिफिकली सोचा कि सर साइंटिफिकली जो है यहाँ पर सोचने समझने की शक्ति होती है और यहीं पर हम लोग जोड़ लगाते हैं, मतलब सोचने के लिए, तो यहीं लगाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर यहाँ लगाते हैं ठंडक के लिए। क्योंकि मैं धार्मिक रूप से नहीं बोलना चाहता था, मैं साइंटिफिकली बोलना चाहता था। तो वो लोग फिर बिल्कुल मेरा इंटरव्यू जो है बिल्कुल साइंस क्लास बन गया। ऐसा लग रहा था कि बायोलॉजी का क्लास होने लगा। फिर मेरे से पूछा गया कि तो बताइए कि यहीं लगाते हैं, यहाँ ठंडक मिलता है, तो फिर ब्रेन का पार्ट्स बताइए। तो मैंने फिर ब्रेन का पार्ट्स बताया, 3 पार्ट है। उसके बाद वो तीनों का नाम पूछे। फिर वो काफ़ी अंदर चले गए कि मेडुला ऑब्लिंगेटा के क्या क्या कार्य क्या है और मेडुला ऑब्लिंगेटा एग्जैक्टली कहाँ होता है, इन सब के बारे में उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। तो मैंने काफ़ी हद तक सभी का जवाब सही से दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने कंप्यूटर में कोर्स किया है? तो मैंने कहा जी सर, कंप्यूटर में कोर्स किया है मैंने। तो उन्होंने फिर कंप्यूटर से संबंधित सवाल पूछे, जैसे कि इंट्रानेट और इंटरनेट में क्या अंतर है? मैंने उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड काफ़ी सवाल मुझसे पूछे गए थे। उसके बाद ये इंटरव्यू लगभग 7 से 10 मिनट तक चला था और इतना फास्ट था कि अगर इसको नॉर्मली अगर इंटरव्यू लिया जाता तो आधे घंटे का होता। पर वो इतना तेज़ी से पूछ रहे थे और मैं इतना तेज़ी से जवाब दे रहा था कि ये इंटरव्यू जो है 7-8 मिनट तक में समाप्त हो गया था। तो सभी पूरे इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझसे आपस में एक दूसरे से डिस्कस किया कि और कुछ पूछना है? तो उन्होंने कहा नहीं ओके ठीक है, थैंक यू। तो मैंने भी सर थैंक यू सर। तो वहाँ से मैं निकल गया। ठीक है। तो इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा रहा था। तो इसका जो जो बिहार सिविल कोर्ट जो अपर डिविज़नल क्लर्क ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें प्री और मेंस फिर इंटरव्यू होता है उसमें। तो ये दोनों स्टेज क्लियर करने के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था और इसमें जो प्री का जो एग्ज़ाम था शायद लगभग 90 मार्क्स का था। मुझे बहुत पहले का एग्ज़ाम है ये, बहुत लेट से इसका इंटरव्यू हुआ था, पर शायद 90 मार्क्स का था और 90 मार्क्स में मुझे 82 मार्क्स आए थे। तो 82 मार्क्स आए, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद मेंस के लिए 47 ऐसे कुछ गया था कट ऑफ, 47 या 44 गया था। उसमें मेरा फिर सिलेक्शन हुआ, फिर मैं इंटरव्यू के लिए गया। और चूँकि मैं वहाँ पे जब गया तो मुझसे ये भी पूछा गया कि आप जॉब में हैं? तो मेरे साथ एक इश्यू आया था जिसके कारण मेरा नहीं हो पाया मतलब। तो इश्यू ये आया था कि आपको एक एनओसी लेकर जाना पड़ता है अगर आप कहीं जॉब में होते हैं। तो एनओसी का इश्यू के कारण मुझे प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे काफ़ी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा एक्सपीरियंस के लिए दे लो, लेकिन एनओसी का इश्यू आपके साथ आएगा। और वैसे भी मुझे जॉइन करना नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था और क्योंकि वहाँ का वर्कलोड काफ़ी होता है, मैंने पता कर लिया था सब कुछ। और मैं सोच रहा था कि एक वीडियो उस पे बनाऊँ कि मिनिस्ट्री वर्क और जो सिविल कोर्ट यानी कोर्ट का वर्क और जो मिनिस्ट्री का वर्क होता है, उसमें कितना अंतर होता है, कितना वर्कलोड का क्या डिफरेंस होता है, सैलरी का क्या डिफरेंस होता है, उस पर एक वीडियो बनाने का सोच रहा था। उसको मैं लाइन बाय लाइन बनाने का कोशिश करूँगा। तो वैसे वर्कलोड जो है सिविल कोर्ट का ज़्यादा होता है मिनिस्ट्री के मुकाबले। मिनिस्ट्री जो है दोनों में दोनों का प्रोस कॉन्स दोनों है। जैसे कि अगर मिनिस्ट्री को देखें तो मिनिस्ट्री में जो है आपको 9 टू 5 जो है जॉब होता है, 5 डेज़ का होता है। लेकिन वो छुट्टी जो है आपको नॉर्मल जो गेजेटेड हॉलीडेज़ होते हैं उसको मिलते हैं। लेकिन जो सिविल कोर्ट में जो छुट्टी की संख्या है वो काफ़ी होती है। गर्मी छुट्टी होता है, विंटर वेकेशन होता है, तो उसमें काफ़ी छुट्टियाँ हो जाती हैं। दुर्गा पूजा का भी 4-5 दिन का छुट्टी मिल जाता है। तो उसका फिर कभी-कभी मॉर्निंग हो जाता है, तो उसमें फ़ायदा मिलता है। लेकिन वर्कलोड वहाँ बहुत ज़्यादा है। आपको पब्लिक डीलिंग से लेकर के आपको जजों के साथ जो है कोऑर्डिनेशन बना के काम करना होता है, तो काफ़ी प्रेशर होता है, रियल प्रेशर उसमें होता है। लेकिन जो मिनिस्ट्री में जॉब है वो थोड़ा काफ़ी स्ट्रेस फ्री होता है। आपको मेंटली कम प्रेशर फील होता है मिनिस्ट्री में। तो मैंने सैलरी उसमें ज़्यादा है, लेकिन और मैं बिहार भी चला जाता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो ये लाइन है ये ज़्यादा बेटर है सिविल कोर्ट में जाने से बेटर। पर वैसे कुछ इशू के कारण मेरा हुआ भी नहीं था वहाँ पर। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोग उससे कुछ सीख पाएँ, आपको कुछ फ़ायदा मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे जो वीडियो बनाऊं उसमें मैं इसी तरह के एक्सपीरियंस को लेकर बनाऊं, ताकि आपको आपको जो मार्गदर्शन मिले। और क्योंकि मैं काफ़ी समय से एग्ज़ाम देता आ रहा हूँ, कई इंटरव्यू मैंने दिए हैं। एक इंटरव्यू मैंने आईबी का दिया था जिसका वीडियो जो है मेरे इसमें आपको यहाँ पे लिंक मैं दे दूँगा, उसमें आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि उसका भी इंटरव्यू मेरा अच्छा रहा था और उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में आप उस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है।
तो इंटरव्यू समाप्त होने के बाद मैं फिर वापस अपने जॉब में यहाँ दिल्ली आ गया। और मैं तो बेफ़िक्र था क्योंकि मुझे ऐसे भी करना नहीं था, और वहाँ के स्टाफ्स भी बोल रहे थे मुझे कि आप क्यों वहाँ छोड़ के आना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत वर्कलोड होता है। मतलब ऐसे जनरली स्टाफ में दोस्ती हो जाती है, थोड़ा वहाँ के जो स्टाफ से बातचीत हो रहा था तो उन्होंने कहा कि आप क्यों झूठ-मूठ के यहाँ आ रहे हैं फालतू का, और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा तो बेकार का एक सीट बर्बाद होगा आप अगर जॉइन नहीं करते हैं तो। मैंने भी सोचा हाँ, बात तो सही है। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा, और बिहार जाने का मौका था, पर बिहार जाके लगा कि कोई बड़े पोस्ट पे, अच्छे पोस्ट पे जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ठीक है? थैंक यू। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो, और इसी तरह मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहें। और मैं इसी चैनल पर और भी, जैसे कि 10th के बाद 12th के बाद कैसा रोड मैप होना चाहिए बच्चों का, वो किस तरह से किस लाइन में जा सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि मैं इस जॉब से पहले लगभग 10 साल मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, होम ट्यूशन पढ़ाया है, और मेरा कोचिंग भी था, तो इसलिए मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इस मामले में, बच्चों को गाइड करने के मामले में। और मैंने कौन सा रास्ता अपनाया बिना बिना पैसे के, बिना अगर आपको पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, और आपके पेरेंट्स बिल्कुल इकोनॉमिकली इतने सक्षम नहीं है, तो भी आप जॉब ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको वो हिम्मत मिलेगी जिसमें आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं जॉब नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है तो मैं वो नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका इरादा पक्का हो तो आप कहीं पर भी, कहीं भी जगह बना सकते हैं, और भले लेट होता है थोड़ा, लेकिन आप अपना एक जगह बना लेंगे। ठीक है, थैंक यू।